हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टर्म 1 की तैयारी। और आज आए हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ को लेकर के। अकाउंटिंग रेशियोज़ क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और बच्चे रेशियोज़ के फॉर्मूलेज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ रेशियो फॉर्मूलेज़ को क्लियर करने के लिए। बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। रेशियोज़ क्लासिफिकेशन और रेशियो की बात करते हैं तो रेशियोज़ के 4 काइंड्स: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लिक्विडिटी मतलब बिजनेस, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, ये मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लें। तो ये है कि फर्म कितनी एबल है अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। करंट ऑब्लिगेशंस मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को फर्म कितना पूरा कर सकती है, इसलिए हम लिक्विडिटी रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक करंट रेशियो होता है, दूसरा लिक्विड रेशियो। इसको क्विक रेशियो भी कह सकते हैं और एसेट टेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। करंट रेशियो से चलते हैं हम। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने दे रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसे हम क्यों कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो को? क्योंकि फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करने के लिए हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 2:1 ये इसका प्योर रेशियो हो जाता है। कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। ये करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो करंट एसेट्स में देखो, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, इसमें स्टोर्स या स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स ये नहीं आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें प्रोविज़न फॉर डीडी को हम लेस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे और अदर करंट एसेट्स आ जाएंगे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस ये सब इसमें हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ भी वो होती है जिनको हम विदिन 12 मंथ्स में हमको पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसमें आ जाती हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स यानी कि बिल्स पेबल्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनको ऐड कर दो तो ट्रेड पेबल्स के होते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ भी आती हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ में कौन सी लायबिलिटीज़? जो जैसे करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये क्या होते हैं? देखो, है तो लॉन्ग टर्म डेट्स, लेकिन उनको पूरा करने का टाइम आ चुका है अभी, तो वो तो हमारे लिए करंट बन जाएंगे ना, इसलिए उनको करंट लायबिलिटीज़ में ही ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड्स, कॉल्स इन एडवांस, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, हमको अभी पूरी करनी है विदिन 1 ईयर। ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारे करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। एक आइडियल जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 रहता है, यानी कि अगर हमारे पास एसेट्स हमारी 2 टाइम्स होनी चाहिए हमारी लायबिलिटीज़ से, तो ये हमारा एक क्या हो जाता है, एक आइडियल रेशियो हो जाता है। करंट रेशियो को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस देखने के लिए कंपनी कैसी है, जो अपने करंट जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सकती है। ठीक है, लिक्विड रेशियो की बात अगर हम कर लेते हैं तो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो सेम टू सेम चीज़ें हैं। जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है, दोनों को बराबर होना चाहिए। फॉर्मूला इसका लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ सेम जैसा ऊपर फॉर्मूले में दे रखा है, सेम, बस लिक्विड एसेट्स भी बिल्कुल सेम होती हैं। बस लिक्विड एसेट्स और इसमें अंतर इतना होता है कि लिक्विड एसेट्स में हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी सेम बिल्कुल करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दें तो वो लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनको लिक्विड एसेट मतलब लिक्विड यानी कैश बनाने में इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि हम ये देख लेते हैं कि फर्म अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में कितनी एबल है, इसलिए इसको बनाया जाता है। अंतर कितना रहता है? क्योंकि करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो हम 12 मंथ्स का टाइम लेकर के चलते हैं कि 12 मंथ्स के अंदर पूरा कर लेंगे अपने ऑब्लिगेशंस को, लेकिन लिक्विड रेशियो में ये
इमीडिएटली पूरा किया जाता है। करंट रेशियो का आइडियल अगर हम पूछते हैं आइडियल रेशियो तो वो 2:1 होता है, तो लिक्विड रेशियो का तो 1:1 रहता है आइडियल, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जो आज इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि जो पूछा जाता है कि अगर रेशियो इतना इतना है और ये कुछ भी जो नीचे हमको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उसके बेसिस पे पूछा जाता है कि रेशियो इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं या कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं हुए हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा जो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और चलते हैं आगे, सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर लेते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, जैसे इससे पहले वाला जो था वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें सबसे पहला आ जाता है, जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेट्स अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज़ कितनी है और इंटरनल इक्विटीज़ यानी कि शेयर होल्डर फंड्स, उसके बेसिस पे हमको ये देखना होता है, ठीक है। डेट्स अपॉन इक्विटी में डेट्स क्या चीज़ है, तो डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होते हैं, वो डेट्स हो जाते हैं, क्लियर है। अच्छा, और इक्विटी मतलब क्या होती है, इक्विटी मतलब होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इतनी बात क्लियर हो गई। जो फॉर्मूला जो इसमें प्योर रेशियो होगा यानी कि है ना, उसको हम क्या कहेंगे 2:1 कहते हैं, वो 2:1 होना चाहिए, एक आइडियल जो होना चाहिए। और चलते हैं, अगर डेट्स नहीं और भी हमको पता लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं दे रखे हैं तो हम कैसे और कैलकुलेट करेंगे, तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, टोटल डेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर दो, टोटल डेट्स होंगे उसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो भी हमारे डेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। या फिर एक और चीज़ आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हम इक्विटी कर देते तो भी हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। इसमें डेट्स में जो चीज़ें आती हैं वो हम क्या, डिबेंचर्स होते हैं, मॉर्गेजेस होते हैं या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, सब डेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इक्विटी के लिए भी बता दें अभी मैं आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तो क्लियर है ही। नॉन करेंट एसेट्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज़ अगर हम कर देते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो भी हमारा कैलकुलेट हो जाता है शेयर होल्डर फंड्स। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स लेस कर दो तो भी आ जाता है। अभी हमने जैसे बोला कि करंट कैपिटल वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला आ जाता है हमारा। अच्छा, एक और चीज़, ये हम जो डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 ही आता है और हम इसको ये सॉल्व हम क्यों करते हैं, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मेज़र करने के लिए कि प्रोपोर्शन कितना है एक्सटर्नल फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स का प्रोपोर्शन कितना चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसको चेक किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स में टोटल एसेट्स आ जाती हैं, इसमें ना हम करंट देखते हैं ना हम देखते हैं कि भाई कितनी नॉन करंट है कुछ नहीं। टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स, और डेट्स वही डेट्स जो अभी से ऊपर वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट हुए हैं यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। माने एक फॉर्मूले से आप कई फॉर्मूलेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका ये सेफ्टी मार्जिन इसका कितना है, 1:1 चलता है। टोटल एसेट्स टू टोटल डेट्स रेशियो यानी कि 1:1। एक हायर रेशियो मीन्स हायर सेफ्टी फॉर लेंडर्स टू द बिजनेस, भाई उनका पूरा पैसा हमारे यहाँ सुरक्षित है इसलिए, ठीक है। और अगर लो है तो इसका मतलब आउटसाइडर लोन पर डिपेंड करता है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी उन लोग इनसिक्योर फील कर लेते हैं। ओके, तो ये 1:1 पे इसका जो आइडियल रेशियो जाता है वो कितना हो जाता है, 1:1। तो दो रेशियो एक साथ हो जाएंगे ये। आगे चलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो भाई बिल्कुल नाम से आप इसके फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब शेयर होल्डर फंड्स यानी कि इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में भी सेम सारी एसेट्स आ जाती हैं, करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स, ओके। और शेयर होल्डर फंड्स में भी इससे ऊपर वाले फॉर्मूले में जो आपने शेयर होल्डर फंड सीखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट किया जाएगा। शेयर होल्डर प्लस इक्विटी प्लस प्रीफरेंस दोनों शेयर आ जाएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा अगर लायबिलिटी साइड से हम निकालते हैं। अगर हम एसेट साइड से निकाल रहे हैं तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल
और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी हमारी इक्विटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी, यानी शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का क्या यहाँ पर मोटिव रहता है हमारा, तो ये भी हम रिलेशनशिप देखते हैं कि प्रोप्राइटर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लैंडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई शेयर होल्डर फंड्स इतना है, तो उनकी यहाँ पर जो दिया हुआ जो लोन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है या फिर नहीं है, इसके लिए ये जो रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और चलते हैं आगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब जब हमने कहीं से डिबेंचर्स लोन ले रखा है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट हम कितना कवर हो पाएगा ये कैलकुलेट किया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स के लिए या फिर लैंडर्स जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मीनिंगफुल होता है, उन्हीं के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा और क्या हो जाता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, तो ये असर्टेन करने के लिए किया जाता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकता है। अगर हाई रेशियो इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर द लैंडर्स, ठीक है ना, उनके लिए ज़्यादा ये अच्छा हो जाता है कि अगर रेशियो हमारा हाई आ रहा है तो कम से कम उनका जो दिया हुआ हमारे पास पैसा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योर और उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक कैलकुलेट किया जाता है अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उस पर इंटरेस्ट पेड किया गया होगा, ये टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है। जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा आपका। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियोज। तो एक्टिविटी रेशियो माने कि परफॉर्मेंस यानी कि टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब टर्नओवर रेशियो में यहाँ पे अब कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जैसे अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स कहते हैं इसको। तो हायर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होगा, ये हमने अपने कैपिटल का रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बनेगा। यहाँ से हम रेशियोज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री जैसे नाम से क्लियर है, ये हमारे स्टॉक हो जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसी को कैलकुलेट करना है हमको, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस प्रॉफिट हो लेस कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस होता है तो ऐड कर दिया जाता है, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री यानी अगर आपको याद हो कि आप ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने परचेजेस मतलब कैलकुलेट हो जाती है। एवरेज इन्वेंट्री एकदम क्लियर हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब आप समझ लो ये परचेजेस होती हैं हमारी, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है अभी बता दिया हमने आपको। और चलते इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि भाई एक अमाउंट हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक में, तो वो हम सही कर रहे हैं या नहीं बस इतना देखने के लिए। क्योंकि जो हायर रेशियो अगर आता है तो ये बताता है ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। वेरी हाई रेशियो ये बताता है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हमारी शॉर्टेज हो सकती है उसकी वजह से। अगर लो आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट का इन्वेंट्री के अंदर, और ओवर इन्वेस्टमेंट अगर उस स्टॉक में हो जाता है तो फिर इन्वेंट्री ज़्यादा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, अननेसेसरी हमारा पैसा वेस्ट होगा वहाँ पर, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। एक तो जैसे फॉर्मूला समझा दें हम आपको
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स होती है ये अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, उसको ट्रेड कहते हैं जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही आएंगे, इसमें कैश का कोई काम नहीं होगा यहाँ पर। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दो, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर दो। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स या ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2 कर देंगे, तो ये एवरेज इसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और सेल जो ली जाएगी वो क्रेडिट में ही आएगी। क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशियो को कैलकुलेट करने का? तो क्रेडिट सेल्स जो भी है हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, कितने टाइम में वो पैसा है हमारा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखने के लिए। ठीक है, अगर हायर रेशियो आ जाता है तो दिखाते हैं कि हाँ डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, ज़्यादा मतलब डेटर्स जो है वो हमको जल्दी पैसा दे देते हैं, है ना, उतना टाइम नहीं लगाते हैं। बस इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ यही एक वो रहता है, एक मोटिव रहता है कि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिखा लेते हैं। इसके सेम जैसा ही इसके नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेड पेबल हो जाते हैं, वो जहाँ पर हम बिल्स पेबल्स प्लस क्रेडिटर्स दोनों को लेकर के आते हैं। ठीक है, इसमें बस हम ये देख लेते हैं, इसको सेम है, जहाँ वहाँ पर रिसीवेबल है तो हमको कितने टाइम में वो पैसा रिसीव हो जाता है, यहाँ पर ये है कि हम कितने टाइम में उस पैसे को वापस कर सकते हैं। ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाता है। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट परचेज ही ली जाएगी। ठीक है, और एवरेज ट्रेड पेबल्स ही आ जाएंगे, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2 हो जाएगा। और नेट क्रेडिट परचेज आएगी। क्रेडिट परचेज मतलब जो क्रेडिट परचेज में अगर रिटर्न है कोई भी तो वो लेस कर दिए जाएंगे, तो उसको नेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हायर टर्नओवर रेशियो आ जाता है तो फिर शॉर्टर पेमेंट पीरियड शो अवेलेबिलिटी ऑफ द लेस क्रेडिट पीरियड और अर्ली पेमेंट हमारे जल्दी हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम, और एक और इम्पोर्टेंट रेशियो की साइड चल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल एक बहुत सिंपल जो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, वो तो यही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। एक और फॉर्मूला, ये टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता ही है क्या चीज़ है, इससे पहले भी जो फॉर्मूला आया था उसमें हमने बता दिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये इसको सेल्स कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है तो वो परचेजेस की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लास्ट आ रहे हैं अब हमको हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, परसेंटेज में आते हैं सारे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो होता है ये रिलेशनशिप होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट सबसे पहले हम करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर देंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री पहले भी बताया हमने, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होकर के। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो रेशियो है इसको मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम क्यों इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच प्रोडक्शन एंड परचेज ऑपरेशंस एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन। कैसे ये प्रॉफिट कितना है जिस पर हम अपना परचेजेज या फिर सेलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हायर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो
हायर मार्जिन है हमारे पास इतना, जो हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं। प्रॉफिट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस हम यहाँ पे फुलफ़िल कर पाएंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो एक्सपेंसेस को पूरा करने में थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम आ सकती है। और चलते हैं आगे, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो नाम से क्लियर है फिर से, और ये बिल्कुल सेम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आ जाता है। और चलते हैं आगे, ये बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स इंटू 100 आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमको कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट होते हैं प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे हम, तो इंटरेस्ट रिसीट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो किस में आ जाता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैटेगरी में सारे आ जाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो हमारे बिजनेस के से रिलेटेड नहीं होते हैं, सब नॉन ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये तो ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए होता है हमारा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और टैक्स को लेस और कर दें, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है, हमारा कैलकुलेट हो जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होता है ओवरऑल एफिशिएंसी का बिज़नेस का। अगर नेट प्रॉफिट जितना हाई है उतना हमारा बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा रेशियो होता है जो ये डिसाइड करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है बिज़नेस की। क्या ये अपने जितने भी जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको फुलफ़िल करने में ये सफिशिएंट है या फिर नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब बिज़नेस की पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी को ये इंडिकेट कर देता है नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है ये। लास्ट पे चलते हैं अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, इस पे चलते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला आपके सामने है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट लिखा है हमने, इसको नेट प्रॉफिट है ये। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना, तो ये लायबिलिटी साइड से भी हो सकता है और ये एसेट साइड से भी हो जाएगा। लायबिलिटी साइड से शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर दो। अगर हम एसेट साइड से लेकर के आते हैं तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ आप इसको ऐड कर देंगे तो भी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देता है किसी भी एंटरप्राइज की। ठीक है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि कोई भी किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है पिछले सालों के कंपैरिजन में या फिर नेक्स्ट आज जितने आने वाले टाइम के कंपैरिजन में। तो ये कंपैरिजन करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसका रिटर्न कितना और कितने परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। आई थिंक आपको ये सारे जितने भी हमने ये आपको बताए हैं ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, और ये इतना प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर हमको फॉर्मूलेज लर्न नहीं हैं या फॉर्मूलेज की ये पता नहीं है कि ये कि कौन सा किस में यूज़ हो सकता है, तो ये चैप्टर तो काफ़ी यहाँ पर लेंदी हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो इसकी प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उस क्वेश्चंस को आप यहाँ पर रिवाइज करें, इनको लर्न कर लें। ठीक है चिल्ड्रन, ओके।
गुड बाय।